तो बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, तो एक यहाँ पे मैं पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा मल्टीपल बॉन्डिंग को लेके। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग। तो ये जो ऑक्सीजन फैमिली के आपके एलिमेंट्स हैं, ये मल्टीपल बॉन्डिंग इजीली फॉर्म करते हैं। तो जहाँ पे मैं देखो पहले तो क्लियर करूंगा आपको कि हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं जो मल्टीपल बॉन्डिंग में किस टाइप की बॉन्डिंग को डिफाइन करते हैं। तो पहला एलिमेंट आपको अच्छे से पता है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी को बिल्कुल शो करेगा। और कौन सा बॉन्ड बनाता है? ठीक है, पी पाई बॉन्ड। ठीक है, पी पाई बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है बिकॉज डी ऑर्बिटल्स होते नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाता है NH2 NP, यहाँ से 4, राइट। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्साइटेशन, तो वो पॉसिबल होता नहीं है। एन की जगह आप यहाँ पे कितना पुट कर सकते हो? 2। ठीक, तो यहाँ पे डी होता नहीं है, तो इसलिए पी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स और एस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ से जो पी पाई बॉन्डिंग मिलता है, जिसमें पी मैंने जो यूज किया है, पी आपके पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स जब होते ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड मिलता है, पी पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, यस बिल्कुल, अगर इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन जब अदर एलिमेंट से, जब देखो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही कंबाइन करेगा, है ना, तो पी पाई बॉन्डिंग आपको परफेक्टली देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों करता है? तो रीजन आपको पता है, स्मॉल साइज, दूसरा इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, दो रीजन है, उसकी वजह से ये क्या करता है, अपनी मल्टीपल बॉन्डिंग को शो करता है और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं करते हैं, मतलब बाकी जो बचे एलिमेंट है सल्फर, ठीक है, सल्फर से लेके लास्ट एलिमेंट इज पोलोनियम, ये एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपके पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये आपके शो क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज पता है सल्फर ये आपके थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो जब मैं कंफ्यूजन बात करूंगा तो 3s2 3p4 हो जाएगा, लेकिन इसमें 3d इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 3d जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे बाकी जो एलिमेंट है अदर देन ऑक्सीजन इस फैमिली के, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज रीजन बच्चों समझ लो यहाँ पे, बिकॉज ऑफ बिगर साइज। ठीक है, बिकॉज ऑफ बिगर साइज, साइज बड़ा होने की वजह से, बिकॉज टॉप टू बॉटम आएंगे, साइज बड़ा होगा, तो साइज बड़ा होने से आपके यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग क्यों नहीं मिलती है बाकी एलिमेंट्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्यों मिलती है, वो रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाले एलिमेंट अदर देन सल्फर क्यों नहीं, अदर देन ऑक्सीजन क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ बिगर साइज। ठीक है, लार्जर साइज की वजह से। अब यहाँ पे सल्फर जो है उसके पास प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल्स, और दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर के साथ आपको यहाँ पे 3d जीरो मिलेगा, और दूसरा सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कंपेरेबल, मतलब ठीक होती है, मतलब हम बोल सकते हैं बहुत मतलब कम भी नहीं होती तो बहुत ज्यादा भी नहीं होती, तो मतलब बोल सकते हैं मॉडरेट होती है। तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी और एज वेल एज 3d आपका जीरो होता है, तो बहुत ही अच्छी परफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है। दिस इज दी दिस इज द पर्टिकुलर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से पी पाई डी पाई जो बॉन्डिंग है वो आपको देखनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर अगर आप, मैं अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी जो बेस्ट पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है वो किस एलिमेंट के साथ मिलती है? तो मेरा आंसर होगा सल्फर। सल्फर के साथ सबसे अच्छी और स्ट्रॉन्ग और मैक्सिमम आपको पी पाई डी पाई बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। पी पाई बॉन्डिंग मिलती है ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग, पी पाई डी पाई सबसे स्ट्रॉन्ग मिलती है आपकी कहाँ? सल्फर के साथ, है ना। और सल्फर से जैसे नीचे आप जाते जाओगे, जैसे सल्फर से आप नीचे, सल्फर से अगर आप पोलोनियम की तरफ जाते जाओगे, तो फिर यही आपकी जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है ये आपकी वीक होने लगती है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इस जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। परफेक्ट, सभी को समझ में आ गया मल्टीपल बॉन्डिंग के ऊपर, इसमें कोई भी किसी को डाउट होगा नहीं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, जरा आप ऑक्साइड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो रिएक्टिविटी को पहले ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीक्वेंस क्या है?
तो रिएक्टिविटी सीक्वेंस की बात करें तो बच्चों ऑक्सीजन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे बेटर होती है। मतलब पूरे के पूरे आप एलिमेंट्स को उठा के देख लो इस ऑक्सीजन फैमिली से, तो ऑक्सीजन की जो आपकी रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे कि भाई ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है वो भी तो हाई होती है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, मैं बात कर रहा हूँ ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, बाकी लोन पेयर्स होंगे। तो यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है दिस इज अराउंड 493.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपकी उसी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। और एक्टिविटी ज्यादा फिर क्यों है? अगर बॉन्ड डिसो एनर्जी ज्यादा है तो फिर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? व्हाट इज द आंसर? बताओ निरंत, संदेश बताओ क्या आंसर होना चाहिए? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इसकी ज्यादा है, आपको दिख रही है, इजिली ब्रेक होगा नहीं। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इजिली ब्रेक नहीं होने वाला, ठीक है। दोनों एटम्स काफी क्लोज हैं, ठीक है, ब्रेक नहीं होने वाले हैं, डबल बॉन्ड के साथ दिख रहे हैं, और इनकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो फिर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्योंकि बाकी एलिमेंट के सामने। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 493.4 किलो जूल पर मोल समथिंग। तो ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है? तो रिएक्टिविटी बेटा ध्यान देना, रिएक्टिविटी कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट मत करना, मैंने हमेशा बताया रिएक्टिविटी कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट नहीं की जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन हमारा एक अलग केस है, जिस केस में ऑक्सीजन जब लगभग ऑलमोस्ट मैं बोलूं 99.9% जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है या जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं जहां जहां पे ऑक्सीजन दिखता है, जहां पे बर्निंग प्रोसेस दिखता है, तो उन केसेस के अंदर ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन परफॉर्म करता है तो बच्चों 99.9% ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस को डिफाइन करता है। कौन से प्रोसेस को? एक्सोथर्मिक प्रोसेस को ये डिफाइन करता है। मतलब रिलीज हीट जो है ना वो रिलीज होती है, जहां पे डेल्टा एच की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। डेल्टा एच जो ऑफ रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू आपकी निगेटिव में आएगी। तो आपको मैंने बताया था जब कोई रिएक्शन ए से बी में फॉर्म हो रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन लेके आया, इसकी मैं बर्निंग करा रहा हूँ, कंबशन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो हीट होगी वो आपकी रिलीज होगी प्रोडक्ट की साइड में। तो इसका मतलब अब जब हम डेल्टा एच निकालते हैं, इंथैल्पी चेंज निकालते हैं, तो उस केस में अगर ये निगेटिव आ रही है तो वैसे भी जो प्रोसेस दिख रहा है वो कैसा है? वो आपको एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में मैंने बताया था कि जब भी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होगी तो उस केस में जो प्रोडक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी? अधिक होती है, राइट। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमेशा अधिक होगी। तो मैं बोलूंगा ए और बी दोनों में से अधिक स्टेबिलिटी किसकी है? बी की। तो जिसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है हमारा जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे आपका मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये एक्सोथर्मिक का रिलेशन है जिसको मैंने डेल्टा जी के बेस पे, गिब्सन एनर्जी के बेस पे पहले भी आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यही एक पॉइंट है कि जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है अपने एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से ये आपका हाईली रिएक्टिविटी शो करता है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ पे लगभग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिफाइन करता है। स्पॉन्टेनियस आप समझते हो कि वहां पे प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। समझ में आ गया? अच्छा, अभी क्वेश्चन है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कौन कौन से एलिमेंट के साथ कम डायरेक्टली कंबाइन करता है, किन के साथ कंबाइन नहीं करता है? तो जो ऑक्सीजन बच्चों डायरेक्ट कंबाइन करता है उसमें हमारे एक तो नोबल गैस निकाल दो, तो नोबल गैसेस के साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं करता है, एक बात ध्यान रखना। डायरेक्टली कंबाइन नोबल मेटल्स के साथ नहीं करेगा, नोबल गैसेस के साथ नहीं करेगा, ठीक है। इसके साथ मैं आपको और बताऊं कि जैसे हैलोजेंस हैं और कुछ अदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्शन करेगा परफॉर्म, ठीक है। लेकिन जो नोबल गैसेस है इसके साथ ये डायरेक्टली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, इनडायरेक्टली अटैचमेंट होता है इसका, वो इनडायरेक्टली आएगा और यहाँ पे रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद हाँ बाकी स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है नोबल गैस के साथ, रिएक्शन करता है बट इनडायरेक्टली करता है। लेकिन जिसमें कुछ एलिमेंट है जैसे आपका टंगस्टन आ गया, जैसे आपका प्लेटिनम होता है, जैसे आपका गोल्ड होता है, ठीक है, और उसके साथ में लिख सकता हूँ यहाँ पे हेलोजेंस होते हैं, ठीक है। और हेलोजेंस के बाद आपके आ जाते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस भी। तो ये जो मैंने एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा है, इनके साथ इनके साथ जो आपका ये ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली कंबाइन नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली कंबाइन करता है। इनडायरेक्टली का मतलब समझ लो कैसे। इनडायरेक्टली का मतलब है कि इसको यहाँ पे कोई ना कोई एक्स्ट्रा सॉल्वेंट चाहिए। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सॉल्वेंट चाहिए या फिर बच्चों इसे चाहिए हीट, हाई हीट हम बोल सकते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए।
तो हाई टेम्परेचर या सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका ऑक्सीजन है वो टंगस्टन के साथ, प्लेटिनम के साथ, आपको पता है हाफ मेटल्स आपको जनरली पता है, लेकिन सिल्वर के साथ कर जाता है, Ag2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम है, गोल्ड है, हेलोजेंस है और नोबल गैसेस और टंगस्टन है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आया है नीट के अंदर, ठीक है। गिवन ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना था कि ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन किसके साथ नहीं करता है, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे आंसर टिक करना होगा। मैंने एक बार आपको लिख दिया है, एक साथ लिख दिया है, टंगस्टन, प्लेटिनम, गोल्ड, हेलोजेंस, नोबल गैसेस, इनके साथ ये डायरेक्टली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर। तो सल्फर के साथ जो इसकी रिएक्शन होगी, ध्यान दो बेटा, सल्फर के साथ इसकी जो, आपको पता है सल्फर कैसे मिलता है, S8 की फॉर्म में, ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक फेज जो मिलता है, जहां पे सल्फर के साथ बच्चों मिलते हैं सिंगल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से चेन आपको मिलती है। तो जब सल्फर की रिएक्शन परफॉर्म होगी तो सबसे पहले बच्चों ये जो सिंगल बॉन्ड है इनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या था, डबल बॉन्ड था, तो वहां पे एनर्जी आपको अधिक देनी पड़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन अपने आप में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिफाइन करता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, जहां पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपका नेगेटिव होगा। ये किसका स्पेशल केस है, ऑक्सीजन का। लेकिन ऑक्सीजन किसके साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं करता है, वो आपको मैंने बता दिया है। सल्फर के साथ डायरेक्टली कंबाइन करता है, सल्फर के साथ डायरेक्टली कंबाइन करता है और यहां से बनाता है इनके ऑक्साइड्स। क्या बनाता है, इनके पर्टिकुलर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये इजीली आपको डिसोसिएट हो जाएंगे, और सल्फर के साथ जब रिएक्शन बच्चों परफॉर्म होगी तो सल्फर विल ऑक्सीडाइज इनटू SO2 +4 ऑक्सीडेशन नंबर, SO2 में आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन में पूछूंगा यहाँ पे कि इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी सबसे हाई हो जाएगी, फिर उससे कम आपका सल्फर हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा सेलेनियम, ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा टेरेलियम आ जाएगा, लास्ट आपका आ जाएगा पोलोनियम। तो पोलोनियम बेटा, हम लोग जो रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अंदर हमारी NCERT ने पोलोनियम को नहीं लिया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी नेचर। लेकिन बहुत सारे बुक्स में ऐसे पोलोनियम को ऐड करके दिखाया गया है, इसलिए मैंने पहले लिखा है, फिर मैंने कैंसिल भी किया है। तो NCERT ने इसको इंक्लूड नहीं किया है, तो हमें भी बिल्कुल यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पे रिएक्टिविटी ऑर्डर विल डिक्रीज। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे एलिमेंट है लाइक सेलेनियम, यस लाइक एलिमेंट हमारा सेलेनियम है, लाइक ये आपका सेलेनियम है, नेक्स्ट आपका टेरिलियम है। इन दोनों के पास आपको पता है एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, मेटेलिक नेचर। इनका जो नेचर है वो कैसा है, मेटेलिक नेचर है। जब इनका मेटेलिक नेचर है तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये इजिली क्या आपके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये मेटल्स तो हैं, लेकिन अगर इनके सामने आते हैं बच्चों एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट का मतलब एल्कली मेटल्स और एल्कन अर्थ मेटल, ठीक है। अगर वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आएंगे तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको जो एलिमेंट है, जो मेटल्स लाइक सिलेनियम, लाइक टेरिलियम, इनके साथ इजीली कंबाइन कर जाएंगे। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। बाकी सेलेनियम, टेरिलियम ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, फ्लोरीन के साथ भी कंबाइन करते हैं, क्लोरीन के साथ भी कंबाइन करते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी बेटा हम लोगों ने कल हाइड्राइड के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, इनके हाइड्राइड्स के बारे में, जहां पे एक दो रिएक्शंस में लेना चाह रहा हूँ, रिएक्शंस को समझते हैं। जैसे एक रिएक्शन बच्चों बहुत पॉपुलर है इसकी, जिसमें देखो मैं रिएक्शन आपको लिख के देता हूँ, आप लोग आंसर करना। आयरन सल्फाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। H2SO4 के सामने अगर बच्चों आयरन सल्फाइड आएगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने। तो देखो एक मैं प्रोसेस आपको बताता हूं कि अगर आपके यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और डी ब्लॉक के जो सल्फाइड्स हैं, अगर इनके साथ रिएक्शन परफॉर्म होगी तो उस केस में बच्चों यहां से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और वैसे आपको पता है कि जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं आपकी पी ब्लॉक की, उसमें डिस्कस किया था मैंने कि अगर बच्चों सल्फाइड, अगर आपको सल्फाइड मिलता है, देखो यहाँ पे क्या है, सब अगर इसे आयोनाइज करोगे तो Fe+2 की स्टेट में डिफाइन हो जाएगा ना, Fe+2 में चला जाएगा, और सल्फर आपका -2 में, दिस इज सल्फाइड। तो जब इसके सामने बच्चों वो आपका H2SO4 आएगा, दिस H2SO4 एक्चुअली डाइल्यूट, दिस H2SO4 इज ए डाइल्यूट। तो इस केस में बेटा यहां से रिलीज होगा आपका एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज H+ एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन कंबाइन विद सल्फर -2 आपको दिख रहा है। तो बेटा चार्ज बैलेंसिंग की बात को, सल्फर पे -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है,
तो आप चार्ज को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, तभी चार्ज आपका हो जाएगा यहाँ पे +2, नीचे +2 ऊपर -2, तो हाइड्रोजन एंड सल्फर दोनों कंबाइन कर जाएंगे। तो बच्चों पहला आंसर मिल जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और बाकी मिलेगा आपको सॉल्ट। सॉल्ट आपको पता है पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद होता है बच्चों, आपको अच्छे से पता है। दिस आयरन इज ए पॉजिटिव पार्ट, दिस कंबाइंड विद सल्फर, सल्फर इज ए नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा, तो सीधा आंसर बन जाएगा FeSO4। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली बात ये थी कि अगर मेटल के सल्फाइड आते हैं तो उसके सामने बच्चों अगर आपका यहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स आता है या वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो जनरली बच्चों वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इजीली रिलीज करते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। सभी को समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं, जरा उस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे करना। एक क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर मैंने सोडियम के साथ Na2Se, मैंने अभी बोला भी था कि सेलेनियम है, ठीक है, ये इजीली बच्चों एस ब्लॉक के एलिमेंट से कंबाइन हो जाता है। यहाँ पे सोडियम है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इससे कंबाइन हो जाएगा, ये बन गया आपका कंपाउंड। इसके साथ अगर मैं वही डाइल्यूट H2SO4 लेके आता हूं, तो बच्चों बताओ आंसर क्या बनेगा? तो यहां से आपका आंसर क्या बनना चाहिए? इससे डाइल्यूट H2SO4, थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। पहले बच्चों से आयोनाइज तो कर लो, तो सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो यहां से मिलेगा 2 सोडियम +1। समझ में आ गया? टोटल चार्जेस +2, परफेक्ट। यहाँ पे से वही पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक्सचेंज है, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ आयन एक्सचेंज, जो ऑफलाइन सेशन के अंदर कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ा था, वही सेक्शन है बच्चों। यहाँ पे निरांत ने आंसर किया है Na2SO4 एंड H2Se, बिल्कुल ब्रिलियंट, परफेक्ट आंसर। ओम ने भी बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल। दिस इज आयन एक्सचेंज पार्ट। सेलेनियम जो होगा उसके पास -2 चार्ज आ जाएगा, बाकी आपको इसको आयनाइज करो तो आपको मिलेगा 2H+ आयन, और मिलेगा यहाँ से SO4 -2 आयन। सिंपल है, कनेक्टिविटी और कुछ भी ना, आयन एक्सचेंज है, बहुत एक्सपर्ट हो आप लोग, कर सकते हो। तो सोडियम से बच्चों किसे करना है कनेक्ट? पॉजिटिव से नेगेटिव को, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव पसंद होगा, ऑब्वियसली वहां पे अट्रैक्शन हो जाएगा, और इधर बच्चों सेलेनियम से अटैच होगा आपका हाइड्रोजन, तो सीधा सा आंसर मिल जाएगा। एक तो सॉल्ट परफेक्ट Na2SO4, Na2SO4 इज स्टेबलाइज थ्रू लैटिस एनर्जी, आपको पता है सॉल्ट लैटिस एनर्जी से ही स्टेबल होते हैं, और प्लस बच्चों यहां से मिल जाएगा H2Se, बिल्कुल ब्रिलियंट आंसर, ब्रिलियंट, परफेक्ट आंसर। सभी को यहाँ पे समझ में आ गया हो? क्लियर? ओके, ये दो रिएक्शंस थी, दोनों ही रिएक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट थी। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके वोलेटाइल नेचर के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों वोलेटाइल नेचर। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे अधिक वोलेटाइल नेचर, ठीक है, किसका है? तो सबसे अधिक वोलेटाइल नेचर किसका होगा? बताओ बच्चों। हमारे सामने क्या है, हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वोलेटाइल नेचर का वोलेटाइल नेचर किसका है? तो बेटा क्वेश्चन है कि वाटर मॉलिक्यूल का वोलेटाइल नेचर क्या सबसे अधिक होता है? नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स का वोलेटाइल नेचर काफी लेस होता है। लेस क्यों होता है बच्चों? बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो वोलेटाइल नेचर होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल से काफी कम होता है, बाकी हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में, जो हम ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन है कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, आपने देखा होगा सी के अंदर देखा होगा, समुद्र में, आपने नदी के अंदर देखा होगा, लेक में देखा होगा, वहां पर लेयर्स बनती है, तो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको फ्लोट करते हैं इजीली, ठीक है। सरफेस टेंशन वाला पार्ट भी डेवलप होता है, उसके पीछे सरफेस टेंशन का सही रीजन आता है सरफेस केमिस्ट्री से, ठीक है। कोइसो एडेसो फोर्स के बेस पे डिस्कस बाद में करूंगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो वोलेटाइल नेचर है वो काफी कम है। कम क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके रीजन समझ लो, यहाँ पे एसोसिएशन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों बहुत ज्यादा होने वाली है। अब आते हैं दूसरा H2S। तो आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा तो है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देखने को नहीं मिलती है। जब H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी तो H2S का एसोसिएशन लेस होगा। H2S जो मॉलिक्यूल है ना, तो बहुत सारे H2S के मॉलिक्यूल का एसोसिएशन लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। जब एसोसिएशन लेस होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसका वोलेटाइल नेचर बच्चों कैसा होगा? हाई होगा। इसका वोलेटाइल नेचर कैसा होगा? हाई वोलेटाइल नेचर, मतलब थोड़ी सी हीट मिलेगी, इजिली बच्चों वोलेटाइल कर जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है, टॉप टू बॉटम आने पे हमारा जो वोलेटाइल नेचर है वो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? बताओ बच्चों, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, परफेक्ट। वोलेटाइल नेचर डिक्रीज करेगा। H2S से अगर आप ट्रेलिंग की तरफ जा रहे हो, अगर आप H2S से अगर आप H2TE की तरफ अगर आप मूव करोगे, तो यहाँ पे जो वोलेटाइल नेचर है दैट विल डिक्रीज, परफेक्ट।
वोलेटाइल नेचर आपका करेगा डिक्रीज। क्यों? बिकॉज बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या करते हैं, हाइड्राइड्स की इंक्रीज करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी रीजन लिखा है और रीजन पे ही क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज ऐसा एनसीईआरटी लिखा है कि इनके सबके जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने से इनका जो वोलेटाइल नेचर है दैट विल डिक्रीज। नाउ ये कॉन्सेप्ट फिनिश, समझ में आ गया होगा पूरा। अगर क्वेश्चन बनेगा वोलेटाइल पे तो आप बिल्कुल करके आओगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कोवैलेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बताना बच्चों, ये जो हमारे हाइड्राइड्स हैं, ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना कि आपका एलिमेंट मान लेते हैं ई, ऑक्सीजन फैमिली का, यहाँ पे हाइड्रोजन है एच। क्वेश्चन है कि अगर आप देखो फर्स्ट एलिमेंट देखो तो वहां पे कौन मिलेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सेकेंड एलिमेंट देखो तो सल्फर मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो अब एक क्वेश्चन है कि कोवैलेंट कैरेक्टर को हम डिफाइन कैसे करें। तो बच्चों फजा रूल भी पता है आपको, ठीक। फजा रूल क्या करता है बताओ, वो क्या करता है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या नहीं, फजा रूल क्या करता है बच्चों, फजा रूल के रिस्पेक्ट में हम ये करते हैं कि भाई जो भी आयोनिक कंपाउंड है उन आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है दैट इज डिफाइंड बाय फजान रूल। आपको समझ में आता है, आयोनिक के अंदर कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है डिफाइंड बाय फजान रूल। और अगर बच्चों मैं बोलूं कि कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर आयोनिक प्रॉपर्टीज कितनी है, आयोनिक नेचर कितना है, तो डिफाइंड बाय डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, आपको समझ में आ चुके हैं ये, ठीक है, पहले भी हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा ये है कि हम कोवैलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो क्यों ना हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प ले लें। बताओ बच्चों, कोवैलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आपके पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ठीक ठाक होती है। तो सिंपल हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो हम कोवैलेंट कैरेक्टर को बच्चों हम कंपेयर कर सकते हैं आयोनिक कैरेक्टर से, और आयोनिक कैरेक्टर डेवलप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, तो हम उसी को यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे एलिमेंट ई और एच, तो कोवैलेंट कैरेक्टर की अगर बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से अगर बच्चों में नीचे की तरफ मूव करता हूं H2TE की तरफ, तो मुझे बताना ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने हिंट कर दिया है और डिफरेंस आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज पता है। अभी मुझे ये बताओ टॉप टू बॉटम आने पे जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो आपका डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, बताओ मुझे। वाटर मॉलिक्यूल हाईली पोलर होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वाटर मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी बहुत हाई होगी बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने वाला है, बिकॉज ऑक्सीजन इज दी सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन आपको मिलता है एस ब्लॉक की तरफ मिलता है, जिसकी नो डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग फास्फोरस के बराबर होती है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल सबसे अधिक पोलर मॉलिक्यूल है इस ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है सबसे अधिक पोलर होता है। उससे अगर आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज और इंक्रीज, अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो बताओ बच्चों आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो डेल्टा EN है उसकी वैल्यू करेगी डिक्रीज, समझ में आ रहा है। आप वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी निकाल सकते थे, बिल्कुल हमने सही आंसर किया है। टॉप टू बॉटम माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही होती है, इसकी वजह से डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होती जाएगी, तो कोवैलेंट कैरेक्टर की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। सिंपल सा आंसर है, इसमें और कुछ भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे भी आपने पढ़ा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाटर मॉलिक्यूल्स इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसकी बहुत ही तगड़ी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इट विल वर्क एज एक्सीलेंट सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्सीलेंट सॉल्वेंट आपका यही वाटर मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज ऑफ पोलरिटी नेचर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। किसी भी चीज को चेक करना है, एसिड बेस कुछ भी चेक करना है, आप वाटर मॉलिक्यूल्स में डालो, आपको पता चलता जाएगा कौन सा एसिड कौन सा बेस। ये कहानी यहाँ पे होती है फिनिश आपकी कोवैलेंट कैरेक्टर की। सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई डाउट? किसी बच्चों कोई डाउट है प्लीज आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं चलने जा रहा हूं, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट ऑक्साइड्स की तरफ, ठीक है। यस, फिनिश हो गया, ओके। अब देखो, अब बच्चों इसके बाद अब कहानी स्टार्ट होगी ऑक्साइड। तो आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑलरेडी, ठीक है, स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है कि हमारे जो ऑक्साइड्स हैं बच्चों वो दो कैटेगरी में आपके डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी होती है AO2 टाइप, ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी होती है बच्चों AO3 टाइप। परफेक्टली समझ लो, AO2 टाइप एंड आपकी AO3 टाइप, जिसको हम लोग बहुत सारी बुक्स में लिखते हैं MO2 टाइप, ठीक है, या बच्चों में लिखते हैं MO3 टाइप। तो कंफ्यूज नहीं होना है, M और A का मतलब वही ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है, ठीक है, जिसको अगर आप जनरलाइज करो तो आपको दिख भी रहा है। AO2 की बात करें तो देखो बच्चों SO2 दिख रहा है, SeO2 दिख रहा है, TeO2 दिख रहा है, राइट। +4 ऑक्सीडेशन नंबर आपको सभी को दिख रही होगी, और +4 ऑक्सीडेशन नंबर में परफेक्टली आपको मिलते हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट AO3 की बात करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पे SO3 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो हर जगह आपको +6 देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों ज्यादा होती है तो वी कैन रिलेट, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, जहां पे आप देखो, मुझे ध्यान से थोड़ा सोच के बताना, एक कॉन्सेप्ट में पूछना चाह रहा हूं, या आप बताओ जरा, +4 और +6 दोनों में से बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर कौन ही है? तो मैं बोलूंगा कि +6 का मतलब क्या है? +6 का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, +6 का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब SO2 और SO3 को अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज सबसे अधिक किसके पास, दोनों सल्फर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे फर्स्ट SO2 है, सेकंड आपका SO3 है। खातिजा बेटा आंसर बताओ, SO2 और SO3 दोनों में आपको जो सल्फर देख रहे हैं सेंट्रल एलिमेंट, इसमें आपका मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके पास दिखेगा? तो ऑब्वियसली बच्चों आपके सल्फर के पास, इस SO3 के पास सल्फर, बिल्कुल से संदेश नहीं किया, यहाँ पे +4 दिखेगा। तो भाई जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर समझ में आता है क्या है, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ रहा है? जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हैं बताओ मुझे? +6 चार्ज कब आएगा? इसने जब निकाले होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसने निकाले होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे तो न्यूक्लियस विल डोमिनेट है, न्यूक्लियर चार्ज विल डोमिनेट, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा परफेक्टली। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो नेगेटिविटी प्रॉपर्टी ज्यादा, तो उससे हम रिलेट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को भी। तो इसलिए यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्जी एसिड्स होते हैं, उनका जो एसिडिक नेचर होता है वो क्या होता है, ज्यादा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया है? परफेक्ट सभी को। तो अभी क्वेश्चन है इसमें, अब मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं SO2 के बारे में। तो बताओ बच्चों SO2 आपका एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड, जल्दी से बताओ मुझे कैसा होगा? इट इज ए एसिडिक ऑक्साइड। परफेक्ट। मैं बात करूं SiO2 के बारे में, बताओ बच्चों ये क्या होगा? SiO2 इट इज ऑल्सो कम्स इनटू एसिडिक ऑक्साइड कैटेगरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटाबेस में, बिल्कुल एसिडिक ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों आपकी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और इजीली सॉल्युबल होंगी बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और बनाएंगी अपने एसिड्स। मैं बताऊंगा कि रिएक्शन क्या होने वाली है। लेकिन बच्चों टेरिलियम का ध्यान दो, यहां लिखा है टेरिलियम का TO2, टेरिलियम का ऑक्साइड TO2 और बच्चों पोलोनियम का ऑक्साइड, इनके बारे में बताओ जरा। टेरिलियम और पोलोनियम के अगर ऑक्साइड्स होते हैं तो इनका नेचर बच्चों क्या है, कि ये इजीली वाटर मॉलिक्यूल के साथ सॉल्युबल होंगे? क्या इजीली वाटर मॉलिक्यूल के साथ सॉल्युबल होंगे? हाँ, स्लाइटली बेसिक होंगे, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों ये सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते हैं। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि एम्फोटेरिक, अगर एम्फोटेरिक जो होगा तो इजीली एसिड बेस दोनों से रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ, तो देखते हैं रिएक्शंस क्या होने वाला है। तो फर्स्ट रिएक्शन बच्चों लेता हूं मैं SO2 के साथ, सिंपल रिएक्शन है। आप लोग आंसर करके दिखाओ जल्दी से और आंसर बता दो मुझे, कौन सा एसिड बने, उसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक? नेक्स्ट मैं पूछूंगा SeO2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हाट इज द आंसर? जब उसका नाम क्या होगा वो भी आपको टाइप करके भेजना है, टेक्स्ट आपको मैसेज बॉक्स। नेक्स्ट बच्चों TO2, इसके सामने अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स तो लेके आऊंगा नहीं बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे कोई हम एल्कली लेके आते हैं, लाइक मैं NaOH लेके आया, तो व्हाट इज द आंसर? दिस NaOH इन एक्वस इन मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन अगर आपको दूं TeO2 in the presence of, because it is amphoteric in nature, तो react with both acid as well as base. This is very important. Amphoteric nature की वजह से बच्चों एसिड से रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। पहले में आंसर क्या निराकरण है, सल्फ्यूरस एसिड, बिल्कुल सही। कनेक्शन है देखो बच्चों, दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक सल्फर दिख रहा है यहाँ पे, परफेक्ट। दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो क्या बन जाएगा, दो हाइड्रोजन H2 हो गया, है ना, दो हाइड्रोजन तो H2 हो गया, एक सल्फर है तो S हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, वन यहाँ पे, तो कितना काउंटिंग कर रही है, 2 + 1 3, तो बन गया H2SO3, ठीक है। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, लास्ट में आएगा बच्चों अस एसिड, ठीक है, दिस इज परफेक्ट अस एसिड, बिकॉज लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला एसिड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं SiO2 के, तो इसकी बात करते हैं तो यहां से बनेगा H2SeO3, बिल्कुल ऊपर जैसे ही बनेगा, परफेक्ट। इसका नाम होगा सेलेनियस, दिस इज कॉल्ड सेलेनियस, लास्ट में अस आएगा, ठीक है। तो SeLenous, सेलेनियस एसिड, ये आपका फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों एम्फोटेरिक की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि टेलियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। तो फटाफट से आंसर बताओ क्या बनेगा। मैकेनिज्म मैं नहीं बताने वाला, मैकेनिज्म आप खुद करो, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, ऑलरेडी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई थी ऑफलाइन सेशन के अंदर भी। अभी जल्दी से आंसर बता दो क्या आंसर बनेगा। संदेश ने क्या है, Na2TeO3, परफेक्ट। इसका नाम क्या है, सोडियम टेलोरेट, टेलोरेट या टोलोराइट, IT आना चाहिए कि ATE आना चाहिए, मैं नाम पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। ये बताओ जरा आप लोग।
यस IT आएगा, परफेक्ट, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल IT आएगा, बिल्कुल करेक्ट, IT ही आपका यहाँ पे आएगा। बाकी लोग भी बताओ आंसर। यस यस, बाकी लोग भी आंसर करो। यस तो देखो बच्चों, इसका इसका सीक्वेंस क्या है, वही एक्वस मीडियम रिएक्ट विद फर्स्ट TeO2, है ना, तो क्या बना लेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड जैसा बनाएगा, उसको एसिड में चेंज कर लो, ठीक है, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, निकाल दो। तो इस तरीके से करना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से अभी एक आंसर बताया बच्चे ने Na2, आप लोग चेक करना अगर जिन बच्चों ने निकाला है TeO3, ये आंसर निकाला होगा। इसका नाम है सोडियम टेलोराइट, मैं लिख रहा हूं TeLLURIT, सोडियम टेलोराइट, लास्ट में IT आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको देखो पता चल रहा है सर यहाँ पे एसिड बनेगा। देखो मैं आपको रिलेशन थोड़ा करता हूँ, ध्यान दो। आपको पता है हर जगह एसिड बन रहा है, ऊपर भी एसिड बन रहा है ना, मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ, है ना, बाकी बच्चों के लिए। ऊपर अस बन रहा है, तो अस एसिड का ऑक्सो एनाइन क्या होता है बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ। अस एसिड का ऑक्सो एनाइन क्या होता है, क्लासरूम में हो चुका है ना सब कुछ। यस परफेक्ट, डेफिनेटली IT आयन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे AT तो आने वाला है नहीं, बिकॉज ऊपर भी अस बन रहा है, यहाँ भी अस बन रहा है, तो नीचे वाले भी अस ही बनाएंगे, राइट। तो अस बनाएंगे तो अस का IT होगा, सीधा सा कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर इक बन रहा होता है ना, ध्यान देना, अभी बहुत ही आंसर किया है यहाँ पे खातिजा ने, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि अगर बच्चों एसिड इक होता ना, तो हम क्या क्या बोलते हैं लास्ट में जो बनने वाला सॉल्ट है, उसमें AT है, टेलोरेट हो जाता, परफेक्ट, बिल्कुल यही तो चाहिए मुझे। बाकी एसिड बेस रिएक्शन तो वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TeO2 के साथ अगर यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होगी HNO3 की, तो व्हाट इज द आंसर, बताओ बेटा क्या आंसर बनना चाहिए। H2TeO4 बनाया किसी बच्चे ने, O4 बना दिया, नहीं यही बनना चाहिए। एक्चुअली ना, टेलियम के साथ जब HNO3 आता है ना, तो ये जो टेलियम है ये कुछ अलग तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करता है, जिसमें टेलियम के यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों 2 मोल्स, ये एक्शन परफॉर्म करता है, तो यहाँ से बनाता है TeO2, बनाता है एडिशनल कंपाउंड .HNO3, ये बनाता है एडिशनल कंपाउंड जहां पे इसके 2 मोल्स होते हैं, इसमें से ये बनता है बेसिक नाइट्रेट, जिसका नाम होता है बेसिक नाइट्रेट, बिकॉज दिस पार्ट डिफाइन द मेटेलिक प्रॉपर्टी TeO2, HNO3 इज एसिड, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ए बेसिक नाइट्रेट, ठीक है। और इसको अगर मैं कंडेंस कर दूं, निरांत ने एक आंसर किया है, बिल्कुल, अगर मैं इसे कंडेंस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करूं तो चेक करना, यस निरांत चेक करना, यहाँ पे आपका हो जाएगा Te2O3, कुछ बच्चों ने किया होगा, बाकी यहाँ पे OH ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट में कर देते हैं हम लोग NO3, तो ये भी फॉर्म इसका होता है, ये वही है बेसिक नाइट्रेट, मैं लिख देता हूं दिस इज दी बेसिक नाइट्रेट। बाकी किसी को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इसी को ध्यान रखना है। अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, वो आपको ध्यान से समझ में आ गया, वो TeO2, या फिर आप डायरेक्ट कर लो TeO2.HNO3 कर लो, या फिर T2O3 आप यहाँ पे कंडेंस कर लो OH इधर और बाकी आपका NO3, इस तरीके से भी आप इसे दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही था, ओके। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं इनके नेचर के बारे में। तो पता है कि यहाँ पे जो ऑक्साइड्स में SO2 के बारे में बच्चों बात करते हैं, तो SO2 परफेक्टली इज ए गैस, SO2 गैस होती है। दूसरे मैं बात करूं SeO2 को लेके, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है SeO2, तो ये क्या होता है बच्चों, ये आपका गैस होता है क्या, बताओ मुझे, नहीं, दिस इज ए वोलेटाइल सॉलिड, या मैं बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, आप इससे सॉलिड मत बोलो, वोलेटाइल सॉलिड बोलो, ये करेक्ट रहेगा, कि थोड़ी सी हीट मिलेगी, ये फटाफट से बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस फेज के अंदर, तो नाउ वी विल कॉल दिस इज ए वोलेटाइल सॉलिड। SO2 बच्चों परफेक्टली गैस होती है। इसके बाद आता है TO2, दिस इज TO2, तो TO2 जो दिख रहा है आपको यहाँ टेबल में, TO2 आपका सॉलिड ही होता है, तो लेकिन कैसा होता है, बट नॉन वोलेटाइल, दिस इज दी नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ये होता है बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। कभी कभी इन्हीं के ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीईटी वगैरह में तो क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पहचानना है कि बताओ कौन सा वोलेटाइल सॉलिड है, कौन सा नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, कौन सा गैस की फेज में, सीधा सीधा टिक करने को आता है, कुछ ऐसी डेप्थ में चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर ये चीज आपको पता है तो वहां पे मार्क्स मिलने बहुत आराम हो जाते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता है, तो अगर प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो बेटा पहले हम बात करेंगे SO2 को लेके। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि SO2 का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई बताएगा मुझे SO2 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हाइड्रेशन की तरफ लेके चलता हूँ, अगर आपको हाइड्रेशन के बारे में पता है तो लेते हैं। देखो
मैं बच्चों बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एलिमेंट क्या है, सल्फर, मैंने ले लिया यहाँ पे सल्फर। सल्फर का जो एक्साइटेड स्टेट क्या है, सल्फर का एक्साइटेड स्टेट बच्चों क्या होगा, देखो पहले तो NH2 आ जाएगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर NP की तरफ बात करूं तो यहाँ पे मिलेंगे ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, वन विल एक्साइटेड, वो पहुंच जाएगा 3D के अंदर, वो पहुंचेगा 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से एक्साइटेड हो चुका है P से। अब सुनना ध्यान से कि ये तो S वाला सेक्शन हो गया है, ये P वाला हो चुका है, ये D हो चुका है, बिकॉज सल्फर बेटा से आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो तो 3D इसमें होता है, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अब सुनना ध्यान से, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। 1 ऑक्सीजन मैं यहाँ पे ले लूं, एक ऑक्सीजन में यहाँ पे भाई 2 ऑक्सीजन है ना, समझ में आ रहा है, 2 ऑक्सीजन है, मैं पाई बॉन्ड कैसे बनाना चाह रहा हूँ वो समझो ध्यान से। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका बच्चों कन्फिगरेशन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, ये एक्साइटेड हो नहीं सकते हैं बिकॉज डी यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स होते नहीं है, तो एक्साइटेशन काम खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मिलेगा 2s, ये आपका 2s ही तो होगा ना इसका। और 2p की बात करेंगे तो परफेक्टली यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 परफेक्ट, ये हो गया आपका 2p। ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेशन हो नहीं सकता, छोड़ दो। नीचे भी ऑक्सीजन का वही होगा, ये 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बाकी 2p की बात करोगे तो 1 2 3 एंड 4। अभी सभी को समझ में आ गया, मैंने लिख दिया बच्चों कॉन्फ़िगरेशन। आपका जो सल्फर है इसका है बेटा एक्साइटेड, क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज जितना ज्यादा एक्साइटेड होगा तो उस केस में उतना ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे बॉन्डिंग उतनी ज्यादा मिलेगी। तो अभी सल्फर के पास बच्चों कितना मिलेगा, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। जितना ज्यादा बच्चों बॉन्ड पेयर डेवलप हो, जितना ज्यादा आपका बॉन्ड बनेगा, जितना ज्यादा आपका सेंट्रल एलिमेंट बॉन्डिंग करेगा, जितने ज्यादा सेंट्रल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गया, ऑक्सीजन कर नहीं सकता। अब क्या बात करें, अब SO2 में स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको मैं रिलेट करने वाला हूं, देखना पाई और सिग्मा कैसे कैसे बनने वाला है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का 2s पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ सल्फर के भी 2s पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, ठीक है, यहाँ पे आपका इस ऑप्शन का भी ये 2s पार्टिसिपेट नहीं करने वाला बिकॉज न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, ये बात समझ लो बिल्कुल। अभी किसी बच्चे ने मुझे बताया कि ऑक्सीजन का ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर सर, बिल्कुल इसमें आप इससे इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर जाएगा, ये जो लोन पेयर दिख रहा है ना वो यही है, ये लोन पेयर दिख रहा है ना सल्फर में, वो 3s वाला है, ये 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लोन पेयर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपके इधर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। बाकी ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के अंदर आपके देखो पार्टिसिपेशन हो जाएगा, बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से आपके पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, तो बच्चों पहले उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, तो ये नहीं करेगा पार्टिसिपेट, यस, एक ये भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले जो ऑलरेडी पेयर्ड है, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, नीचे भी ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड है, सल्फर के पास 4 अनपेयर्ड है, बस अब कहानी शुरू हो जाएगी। तो दो जो पार्टिसिपेट नहीं किए थे ऑक्सीजन के वो हो जाएंगे इसके लोन पेयर्स, अरे जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वही तो लोन पेयर्स होते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो देखो लोन पेयर्स जो बचे हुए हैं वो आपके लोन पेयर्स बना लो, यहाँ लोन पेयर्स और यहाँ लोन पेयर, समझ में आ गया। ये बात दिमाग में बैठ रही है कि कौन कौन से लोन पेयर्स हैं, कौन कौन से बॉन्ड पेयर्स बनने वाले हैं। अब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो एक सिग्मा एक पाई होता है, देखो ये सल्फर हो गया, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई डबल बॉन्ड में, एक सिग्मा एक पाई ना। क्वेश्चन है कि यहाँ से सिग्मा कौन सा बनेगा और पाई बॉन्ड कौन कौन से बनाएंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो पी पाई डी पाई कहाँ से बनेगा और किस जगह से आपका डिफाइन किया जाएगा, बताओ बच्चों। पी पाई डी पाई, और इसमें 2 टाइप की बॉन्डिंग मिलती है SO2 के अंदर, मैं बता देता हूँ। पी पाई भी मिलता है, पी पाई डी पाई भी मिलता है, दोनों मिलता है, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 2 पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, अरे आपको स्ट्रक्चर पता है, बना लो सीधा S डबल बॉन्ड हो, लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका SO2 के अंदर जो सल्फर है वो 2 टाइप की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। पहला जो बॉन्डिंग होगा, हालांकि अपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, पी पाई बॉन्डिंग होता है, पहला बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड होता है बच्चों पी पाई डी पाई, ये समझ लो साइड बाय ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। पी पाई डी पाई एक पाई बॉन्ड, ये SO2 की बात कर रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड होता है पी पाई। अभी क्वेश्चन है कि पी पाई कौन सा बने, तो भाई सल्फर का पी ऑर्बिटल्स हो और ऑक्सीजन का भी पी हो तो उससे बनेगा पी पाई। तो मैं बना दूं यहाँ पे, देखो ये मैंने बना दिया ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो ये बन गया आपका पी पाई, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी वाला, उसको एनर्जी को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ये समझ लो पी पाई से ये बन गया एक पी पाई डी पाई, ये वाला यहाँ से देखो, इस सल्फर का डी वाला ये, नीचे आपका पी वाला यहाँ पे, तो ये बन गया आपका पी पाई डी पाई। तो ऊपर बन गया पी पाई, ये बन गया पी पाई डी पाई। बाकी कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उनके साथ क्या करना है, आपको सिग्मा बनाना है, 2 सिग्मा मिलने हैं, तो 2 सिग्मा आप बना लो, इसके साथ इसको रिलेट कर लो सिग्मा में,
और नीचे वाला जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का, इसके साथ इसको रिलेट कर दो बस। ये सिग्मा यहां से बनेगा ये पाई बॉन्ड और ऊपर से ये वाला पाई बॉन्ड। समझ में आ गया पूरा? क्लियर बैठ गया कि कौन कौन सी टाइप की बॉन्डें दिखने वाली है? पी पाई कहां दिखने वाली है, पी पाई डी पाई कहां दिखने वाली है, ये दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बताओ चलो, समझ में आ गया? यस, यही तो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। कितने टाइप की बॉन्डिंग मिलती है ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सल्फर इसके पास बचेगा वो लोन पेयर्स, बाकी डबल बॉन्डो, बिकॉज आपको पता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यही कहती है लोन पेयर्स अगर है तो बच्चों वहां पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इसका जो बॉन्ड एंगल आता है दिस इज अराउंड 119.5 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल इसका आता है। दूसरा इनकी बच्चों जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी आती है अराउंड 143 पाइकोमीटर, 143 पीएम आपकी बॉन्ड लेंथ होती है। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या रेजोनेंस देखने को मिलता है? बताओ मुझे, क्या रेजोनेंस देखने को मिलेगा? क्या रेजोनेंस देखने को मिलेगा? क्वेश्चन हमारा ये है, बताओ मुझे। अरे भाई इसका हाइड्रेशन क्या होगा? ये तो sp2 हो जाएगा ना। sp2 एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा काउंट करने होते हैं, पाई काउंट नहीं करता हूं मैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में दो, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो ये सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा ऊपर लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, थ्री का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। क्लियर है? दोनों की बॉन्ड लेंथ दोनों साइड में बराबर होगी, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दोनों की बराबर होने वाली है। बराबर होने का मतलब समझ में हो, रेजोनेंस। बराबर होने का मतलब रेजोनेंस, बिल्कुल यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और रेजोनेंस की वजह से बनेगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और जिसकी वजह से दोनों साइड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो आपकी बराबर होगी। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? मोनोमर फेज में है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे यस इट इज ए प्लेनर, बिकॉज sp2 है तो sp2 का मतलब बेटा बिल्कुल सही है, प्लेनर, परफेक्ट, ये प्लेनर ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताना जरा, अगर यही कंपाउंड अगर आपको डाइमर फेज में चले जाएं, ट्राइमर फेज में चले जाएं, तो फिर उनका नाम कभी भी आपका ट्राइगोनल प्लेनर में नहीं काउंट किया जाएगा, वो कभी प्लेनर में काउंट नहीं किए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर गैसियस फेज में SO2 है तो नो डाउट डेफिनेटली ये आपका प्लेनर ही होगा। लेकिन अगर ये सॉलिड फेज में जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी होती है SO2 की प्रॉपर्टी होती है और ऐसी O2 की भी प्रॉपर्टी होती है अपनी, ये आपके पॉलीमर फेज में जाते हैं, तो उस केस में हम लोग इन्हें बिल्कुल भी, ऑब्वियसली अगर पॉलीमर फेज में जाएंगे तो गैस से बेटा क्या बन जाएंगे? परफेक्ट सॉलिड, पूरी तरीके से सॉलिड बन जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसे प्लेनर में काउंट नहीं करेंगे, ये गलती मत कर देना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? और नॉर्मल चेन बनेगी। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को लेके। देखो कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे बनते हैं। डाइऑक्साइड समझ में आ गया होगा, और सिलीनियम का ऑक्साइड ना एक्चुअली से देखो, SO2 तो गैस की फेज जो मिलता है मोनोमर में स्टेबल है, लेकिन अगर SiO2 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या बनता है? बताओ बच्चों, SiO2 के स्ट्रक्चर की बात करूं मैं रूम टेम्परेचर पे तो क्या बनेगा? बताओ मुझे, किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा? किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा? SiO2 का जो स्ट्रक्चर है रूम टेम्परेचर पे, ऐसी ऐसी आपको SO2 का बता दिया मैंने, कोई उसमें डाउट नहीं है। अभी क्वेश्चन हमारा बचा है कि SiO2 का स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर पे कैसा होना चाहिए? क्या मोनोमर फेज में होगा? नहीं, मैंने पहले बोला था वोलेटाइल सॉलिड, मैंने पहले ही बोला था ये आपको मिलता है वोलेटाइल सॉलिड। अगर सॉलिड है तो डाइमर फेज में जाएगा, ट्राइमर फेज में जाएगा। तो SiO2 का जो रियल स्ट्रक्चर है, जो रेगुलर स्ट्रक्चर है, वो रूम टेम्परेचर पे आपको कुछ यूं मिलेगा। यहाँ पे सेलेनियम डबल बॉन्डो, बिकॉज सॉलिड है तो मोनोमर फेज तो हो नहीं सकती ना, तो यहाँ पे फिर आपका ये सेलेनियम, ये डबल बॉन्डो चेन मिलेगी नॉर्मल, ऑक्सीजन जिगजैग चेन इस तरीके से, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन, देन आपका सेलेनियम डबल बॉन्डो लाइक दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ सेलेनियम एट रूम टेम्परेचर। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल SO2 की तरह बना के आ जाओ, वो आंसर गलत हो जाएगा, उस पर आपको बिल्कुल ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, यस माइनस मिल सकता है। ठीक है, हाँ इस बात को ध्यान रखना है। पॉलीमर, बंडी पॉलीमर, परफेक्ट, बिकॉज हाँ। अब देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन है कि SO2 के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बेटा परफेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो +4 वाला +6 में जाना चाहेगा, आपको अच्छे से पता है, सभी को समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली इट विल, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है +4 से +6 में, तो ऑलवेज वर्किंग एज ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही अच्छा। TiO2 की बात कर लेते हैं, तो TiO2 ऑलरेडी बेटा यहाँ पे +4 की स्टेट में दिख रहा है। क्या +4 की स्टेट में आपको डेफिनेटली मिलता है? बताओ मुझे, TiO2 क्या एग्जैक्टली +4 की स्टेट में दिखाई देता है? नहीं,
वो बच्चों मिलता है T+2 के अंदर। परफेक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, +4 से +2 में जाएगा रूम टेम्परेचर पे। हाँ बिल्कुल सही। तो ये इसकी स्टेबल स्टेट है। तो इसलिए बच्चों हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये +4 से +2 में जा रहा है, तो आंसर विल बी रिडक्शन। तो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन का मतलब वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये होता है बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पूरी की पूरी कहानी हो चुकी है आपकी यहाँ पे फिनिश, आपके डाइऑक्साइड्स को लेके। और भी थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ आपको। टेरिलियम का डाइऑक्साइड आयोनिक होता है बच्चों, इट इज ए आयोनिक सॉलिड, राइट, क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड होता है। पोलोनियम का ऑक्साइड, डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, POO2, वो भी आपका आयोनिक सॉलिड्स होता है। अब बात करते हैं ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड के अंदर बच्चों दिख रहा है तो परफेक्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो मतलब ये सारे के सारे आपको लगभग एसिड नेचर के मिलेंगे, जिसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो लिखे हैं, SO3 लिखा है, SeO3 लिखा है, TO3 लिखा है, ये तीनों के तीनों आपको मिलते हैं। आपको बेटा आपको मिलेंगे यहाँ पे एसिडिक नेचर के साथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। तो इसको तरह का रिएक्शन देख लेते हैं। अगर SO3 के साथ में वाटर ऐड करता हूं तो क्या आंसर मिलेगा? H2SO4 मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला। कभी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, है ना, SO3 में सल्फर का, H2SO4 में सल्फर का। नेक्स्ट बात करते हैं SeO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से मिलता है सेलेनिक एक एसिड मिलेगा। व्हाट इज द आंसर? H2SeO4 मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं TeO3 के बारे में, तो ये बच्चों वाटर मॉलिक्यूल से करेगा, बट यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो कन्वर्ट होता है H6TeO6 के अंदर, जिसका नाम होता है टेलोरिक एसिड। ध्यान दो, दिस इज दी टेलोरिक एसिड। तो टेलोरिक एसिड इज नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट, बट आपको ध्यान देना, एक बार मैंने बता दिया, बट ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको देखना जरूरी है। नाउ कम्स क्वेश्चन कि SO3 में अगर बच्चों में यहाँ पे जो ट्राइऑक्साइड बात की जाए ऑक्सीजन फैमिली की, अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूँ तो एसिडिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है? SO3 कैसा होगा? गैस की फेज में, प्लेनर ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर इसका मिलेगा। ठीक है। SO3 सिमिलर बच्चों बिल्कुल SO2 की तरह ही है, कि आपको पता है SO2 और SO3 में कोई डिफरेंस खास है नहीं है, बस लोन पेयर का डिफरेंस है। S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। SO2 की बात करेंगे तो S यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये आपको मिल गया लोन पेयर। ठीक है। किसी का माइक यार ओपन है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस समझो, तो ये आपका SO2 है, ये आपका इधर SO3 है, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों की ज्योमेट्री लगभग एक जैसी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर्स आने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन होगा थोड़ा, SO2 के साथ बात कर रहा हूँ, और SO3 पर रिपल्सन आपका होगा नहीं, बिकॉज सारी के सारी आपको यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? सभी क्लियर हो रहा है? बताओ बच्चों, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है? स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है? यस। क्या अब एक क्वेश्चन है, क्या SO3 के अंदर भी रेजोनेंस मिलता है? क्या SO3 के अंदर भी रेजोनेंस, बिकॉज सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, या इसके साथ रेजोनेंस होगा? हाँ बिल्कुल होगा रेजोनेंस। यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो 120 डिग्री होता है, ये परफेक्ट है। SO3 का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, लेकिन अभी हम लोगों ने बात करी थी SO2 के साथ, तो SO2 का बॉन्ड एंगल कितना था? बताओ बच्चों, कितना था? 120 थोड़ा कम था, कितना था? 119.5 डिग्री था कि नहीं था? इसका बॉन्ड एंगल था 119.5, यहाँ पे था 120 डिग्री। ये परफेक्ट आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है। SO3 ये इसका, और यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा। अब रेजोनेंस क्या होगा कि ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर्स हैं वो आपके सल्फर के जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है उसमें मूव करते जाएंगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस मिलते हैं। 3 रेजोनेंस आपको देखने को मिलेंगे, 3 रेजोनेटिंग हाइब्रिड यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और वो कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर उसको देख लो। ये सल्फर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा? आप पोजीशन को बदलते जाओ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, यहाँ पे सल्फर, ये डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे सल्फर, यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो। ये 3 मिलते हैं आपको रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा SO3 बच्चों आपके मोनोमर फेज के साथ साथ डाइमर फेज के अंदर भी मिलता है, सॉलिड फेज में भी मिलता है, और साइक्लिक फेज में भी मिलता है। डाइमर फेज में मिलेगा, एज वेल एज बच्चों ये ट्राइमर फेज के अंदर भी मिलता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, इसका डाइमर फेज कैसा है, लीनियर फेज कैसा है, और इसका आपका ट्राइमर फेज कैसा है SO3 का, तो उसको देख लो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पहले साइक्लिक ट्राइमर फेज की, तो देखो यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, नीचे यहाँ पे एक सल्फर लगा लो, मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ, एक सल्फर यहाँ लगा लो, और सल्फर सल्फर के साथ क्या करना है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे SOS बॉन्ड आपका लग जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, एंड ये डबल बॉन्ड हो, इधर से आपका ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ से ये डबल बॉन्ड हो। ठीक है।
एक एक ऑक्सीजन आपका शेयर्ड होगा दोनों साइड, एक एक ऑक्सीजन जो मिलेगा बीच में वो दोनों साइड आपका शेयर्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका है ट्राइमर फेज है, साइक्लिक ट्राइमर फेज है आपकी SO3 की, इट इज ए सॉलिड, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर हो गया है। चलो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज बच्चों होती है फिनिश आपके ऑक्साइड्स को लेके। यस, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके हैलाइड्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हैलाइड। तो हैलाइड की जो कैटेगरी है वो बच्चों बिल्कुल फिक्स है। जब भी हम बात करते हैं हैलाइड्स पे तो इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हैं। तो हैलाइड्स में इसकी जो कैटेगरी है, पहली बच्चों है आपकी EX6 टाइप की, नेक्स्ट है EX4 टाइप, यहाँ पे दो क्वालिटी लिखा है, नेक्स्ट है बेटा EX2 टाइप। ये कुछ कॉमन आपके यहाँ पे हैलाइड्स हैं इन ऑक्सीजन फैमिली के, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो बच्चों फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती जाती है इनके हैलाइड्स की, ये भी थोड़ा आपको समझना है। तो नीचे लिखा है SF6, HCl6, SBr6। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सल्फर बहुत छोटा है, क्लोरीन भी छोटा है, ओवरलैपिंग परफेक्ट होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी इसकी अधिक होगी। तो स्टेबिलिटी अब मैं बात करूंगी तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, तीन टाइप के हैलाइड्स हैं जिसमें पहला आपको है EX2 टाइप, EX4 टाइप, EX6 टाइप। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या होगा। क्वेश्चन ये है, चलो बच्चों मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि टोटल आपके जो सल्फर है, बिकॉज ऑक्सीजन की कहानी छोड़ दो, ऑक्सीजन में OF2 वगैरह केस होते हैं, छोड़ दो, मैं सल्फर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सल्फर, सेलेनियम और टेरिलियम ये बच्चों इजिली फॉर्म करते हैं हेक्साफ्लोराइड। क्या फॉर्म करते हैं? हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। मैक्सिमम बैलेंसी बच्चों यहाँ पे +6 ये शो करते हैं, मैक्सिमम बैलेंसी अपनी +6 शो करते हैं। जहां पे इनके अगर 6 बैलेंसी शो करने का मतलब 6 यहाँ पे ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन, जिसमें एक S होता है, 3 आपके P होते हैं, D आपके 2 होते हैं। तो इसलिए इनका जो हाइड्रेशन होता है वो sp3d2 होता है। sp3d2 इसका होता है हाइड्रेशन। यह बात आप समझ लो बहुत अच्छे से। अब मैं बात करूंगा कि सल्फर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आपको पता है कि 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। 3p की बात करोगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे कितने आपके फुल इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4। 3d आपको मिलेगा यहाँ पे वेकेंट, ये 3d हो जाएगा आपका यहाँ पे 0। अब अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एक यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ये वाला यहाँ से जंप कर जाएगा। तो जंप करने से सल्फर का जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें टोटल बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे अनपेयर्ड, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अनपेयर्ड हैं तो 6 यहाँ पे आपके ऑर्बिटल्स करने वाले हैं पार्टिसिपेट। इसमें एक S ये हो गया है, 3 P ये हो गए हैं, D आपके ये 2 हो गए हैं। तो आंसर बच्चों क्या होगा? sp3d2। ये बात मेरी समझ में आ रही है? sp3d2 क्लियर हो गया। नाउ कम्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर की बच्चों बात करते हैं, इट इज ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया गया होगा ऑक्टाहेड्रल के बारे में। तो देख लो बेटा ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 4 सेम प्लेन में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बस ये होता है। सल्फर यहां मान लो फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये 4 फ्लोरीन तो आपके यहाँ पे सेम प्लेन में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जिसको अब देखना ध्यान से यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपके इससे इंटरकनेक्टेड होंगे और बाकी एक फ्लोरीन आपका ये प्लेन से ऊपर जाएगा और एक आपका नीचे होगा। बात समझ में आ रही है? सभी क्लियर हो गया है यहां तक? बताइए। SF6 क्लियर, हाइड्रेशन क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर, ये आपको मैं सब साथ में ही बता रहा हूं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट। अब ना क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे जो SF6 है ये गैस है। हाँ, स्टीरिक हिंड्रेंस बताऊंगा, संदेश ये बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा हाइड्रोलिसिस के ऊपर। परफेक्ट। हाँ, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आपको बताना है कि जो SF6 है बच्चों वो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है? क्या है? गैस। परफेक्ट। कलरलेस गैस होती है, एक्सट्रीमली इनर्ट भी होती है। इनर्ट का रीजन अभी संदेश ने दिया है मुझे, बिल्कुल। SF6 जो है बेटा बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ SeF6 जो आपका SF6 है उसकी एक्टिविटी काफी कम होती है, मतलब इनर्ट होता है नेचर का, नॉन टॉक्सिक। ओके, नॉन टॉक्सिक। लेकिन इसके बाद तो अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं, सल्फर के बाद, सल्फर के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम। इसकी कहानी छोड़ दो, SF6 के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे एक बच्चों और कंपाउंड होता है टेरिलियम का, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो टेरिलियम है अगर इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल, देखो SeF6 के साथ क्या है, जरा इसके साथ भी तो बात कर लो। SF6 तो बता दिया, SeF6 का बेटा क्या होगा? SeF6 क्या होगा बताओ? क्या वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली रिएक्शन परफॉर्म करेगा? करेगा, बट लेस एक्टिविटी। SF6 बिल्कुल नहीं करेगा, ये लेस एक्टिविटी शो करता है।
Te6 आपका बहुत ही अच्छे से वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो TF6 अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों कनेक्शन में आएगा तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों कितने हो जाएंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज फ्लोराइड कितने हैं 6, तो 6 आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, बिकॉज जो HF रिलीज होगा ना तो वो आपके 6 होने चाहिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से फ्लोरीन, तो 6 HF आपके फॉर्म हो जाएंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और प्लस यहाँ से फॉर्म होगा आपका S6TeO6, ये आपका फॉर्म हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया। सभी को समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन पूछूं मैं, फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेक्सा हैलाइड्स क्यों नहीं बनाते, बताओ मुझे। सिर्फ फ्लोरीन ही है जो हेक्सा हैलाइड्स बनाता है, बाकी सब हेक्सा हैलाइड्स क्यों नहीं बनाते? व्हाट इज द आंसर? यस, गौरी, हर्षदा बेटा आप बताओ, खातिजा, यश, निरांत, समीरा, आयुषी, अमान, यस बताओ बच्चों, चिन्मय, यश, वेदिका, यशवर्धन, विश्वजीत, यस हैप्पी बर्थडे। ओके यार विश्वजीत आज, अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये आपके यहाँ पे बिल्कुल भी कंपाउंड्स का हेक्सा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करने वाले हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है आपके SF4 के साथ, SF4 कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है? SF4 बस +4 में बनेगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, +4 वाला भी बताया था। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है बच्चों, कैसा है? गैस, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाला है, फर्स्ट कंपाउंड गैस की फेज में होगा। मैं पूछूं SeF4 कैसा है, SeF4 कैसा है, कैसा होगा बताओ बच्चों? लिक्विड। आपको पता है मैं CET लेवल की भी चीजें डिस्कस कर रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है? नहीं तो ये सब नीट में नहीं आता, ये सब नीट में तो चीजें थोड़ी ऊपर आती हैं, CET को भी कवर कर दे रहा हूं मैं साथ में। मैं अगर आपसे पूछूं TeF4 के बारे में पूछूं, ये कैसा होता है बताओ? सॉलिड होता है, परफेक्ट, दिस इज सॉलिड। मॉलिक्यूलर वेट इज द आंसर, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडर बॉल फोर्स बढ़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पे आपका सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता जाएगा, राइट? बाकी इसमें एक बात करते हैं कि आपका सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इनके जो टेट्रा हैलाइड्स हैं, ठीक है, अब ना इनके जो टेट्रा क्लोराइड्स हैं वो फॉर्म होते हैं, सुनो ध्यान से, कौन कौन के? सल्फर के, सेलेनियम के, टेरिलियम के, पोलोनियम के, सबके टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl- क्लोराइड्स फॉर्मेशन होंगे, टेट्रा ब्रोमाइड्स भी फॉर्म होंगे, लेकिन टेरिलियम और पोलोनियम का टेट्रा आयोडाइड फॉर्म नहीं होता। टेरिलियम और पोलोनियम का टेट्रा आयोडाइड फॉर्म नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ रिपल्शन थ्योरी, बड़े बड़े साइज के हैं, तो रिपल्शन की वजह से इनके टेट्रा, जो टेट्रा आपके आयोडाइड है वही फॉर्म नहीं होते। किस किस के ध्यान रखना? टेरिलियम के और पोलोनियम के, टेरिलियम के और पोलोनियम के टेट्रा आयोडाइड फॉर्म नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। सभी को समझ में आ गया? अब जो आपके टेट्रा आयोडाइड्स हैं, टेट्रा जो आपके यहाँ पे हैलाइड्स हैं, उनका हाइड्रेशन बच्चों क्या होगा? 4 बॉन्ड दिखने चाहिए, तो वही sp3d एक्साइटेशन मैंने पहले ही पढ़ाया था, अगर आपको पता है। सल्फर की बात करोगे, मैं SF4 को ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, सल्फर की बात करोगे तो बच्चों एक सल्फर 3s 3p, 3s के पास इलेक्ट्रॉन्स, 3p के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेशन होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, एक्साइटेशन होगा, तभी 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड होंगे, वो 4 अनपेयर्ड होंगे, 3 p के साथ होंगे, 1 d के साथ होगा, समझ में आ गया? 3 p के साथ 1 d के साथ, फैक्ट समझ में आ रहा है? और एक तो s आपको दिखेगा वो 3s वाला, उनको आप रहने दो, तो इसलिए यहाँ पे क्या टोटल आपको कितने होंगे? तो 3 p वाले 1 d वाले, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसका जो हाइड्रेशन होता है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर सल्फर के साथ, जब आपका यहाँ पे SF4 हम टेट्रा हैलाइड्स की बात करें तो sp3d इज द परफेक्ट आंसर। दीप्ति ने बिल्कुल सही आंसर किया है, फुल इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, 4 हाइड्रोजन आप पे कनेक्ट हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर। अब एक क्वेश्चन है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? SF, अगर मैं SS4 की बात करूं, यहाँ पे X इज द हैलोजन, तो बताओ मुझे यहाँ पे इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? तो सल्फर यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है? एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ पे, बाकी इधर आता है, इधर लोन पेयर, ध्यान देना, लोन पेयर आएगा इधर, जो ट्राइगोनल वाला शेप बनेगा ना, ट्रायंगल वाला, ये लोन पेयर अंदर आएगा। तो 1 2 4 होने चाहिए, एक हेलोजन नीचे, एक हेलोजन आपका ऊपर, दिस इज द कैरेक्टर स्ट्रक्चर। लोन पेयर अंदर ही प्रेजेंट होगा, ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ना, ये ट्रायंगुलर वाला पार्ट, इसी के अंदर ट्राइगोनल जो दिख रहा है ना, उसी के अंदर लोन पेयर आपका प्रेजेंट रहेगा। ये बात आपको, बहुत बच्चे लोन पेयर को ऊपर लगा देते हैं, प्रश्न करता है मॉलिक्यूल से आपका अनस्टेबल होता है, लोन पेयर को पकड़ के फिक्स कर दो, उसे भागे ना इधर उधर, इससे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए वो स्टेबल, सीसॉ ज्योमेट्री। सीसॉ ज्योमेट्री, तो अब नीचे नीचे पकड़ लो, नीचे तो कोई स्टैंड बन गया, नीचे ये स्टैंड बन गया ना, ऐसा इसको उल्टा घुमा दो इस तरीके से, इसको ऐसा घुमा दो ना, नीचे स्टैंड, एक लड़की इधर है, एक लड़का इधर है, और बीच में पकड़ के आराम से झूल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ पढ़ा होगा आपने SF4 के बारे में,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। रिएक्टिव भी होता है SF4 की रिएक्टिविटी काफी ठीक ठाक होती है, बॉटम मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, SO2 वगैरह आपका वहां पे फॉर्म करता है। क्लियर? चलो ये वाला आपका हैलाइड वाला पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हैलाइड्स में ही हम और एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। अमोंगस्ट हेक्साहैलाइड्स EX6 एंड हेक्साफ्लोराइड्स EF6 आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। ठीक है, all hexafluorides are gaseous in nature, they have octahedral structures. Sulfur hexafluorides SF6 is exceptionally stable for the stage region। जैसा अभी आंसर भी किया था, अभी संदेश ने भी आंसर ये बात किया हुआ था, बिल्कुल। तो SF6 आपको पता है गैस की फेज में आपको दिखाई देगा। तो देखो सिलेंडर्स रखे हैं, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं बच्चों, देखो सिलेंडर दिख रहे हैं आपको, एक सिलेंडर है, दूसरा ये है, थर्ड ये है, फोर्थ दिख रहा है ना। तो इसमें SF6 यहाँ पे आपका फिल किया जाता है। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर ये है। बाकी ये गैस की फेज में सिलेंडर्स में फिल करके रखी जाती है। बाकी HCl6 SBr6 स्टेबल क्यों है बताओ बच्चों? ये फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता ना, रिपल्सन थ्योरी, साइज बड़ा हो जाएगा हैलाइड्स का, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट है उनके हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस के बारे में। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। एग्जांपल ध्यान रहो, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी के सभी जो भी आते हैं वो डाइक्लोराइड्स भी बनाते हैं, डाइब्रोमाइड्स भी बनाते हैं। जैसे दिख रहा है देखो, सल्फर के साथ दिख रहा है ना, सेलेनियम का है, सेलेनियम भी कुछ बताए गए हैं। नेक्स्ट, दीज डाइमर्स हैलाइड्स अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन का तो यही पॉपुलर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, OF2 है, यही कुछ ज्यादा पॉपुलर है। तो क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे मैं डाइमर्स जो आपको हैलाइड्स हैं, तो डाइमर्स हैलाइड्स को अगर मैं हीट अप करता हूं तो बेटा वहां पे डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। कैसे? SeCl2 दे रखा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, और जब इसे हीट करेंगे तो SeCl4 में चला जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर में। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक आपका सेलेनियम को रिलीज करेगा। तो देखो +1 से क्या +4 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, +1 से 0 में गया तो आपका रिडक्शन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो डाइबरिक हैलाइड्स हैं वो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे आपको, जैसे SeCl2 के बारे में डिस्कशन में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को ये शो करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहाँ पे वो +1 से 0 जाना, +1 से 4 जाना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बताइए जरा, यहाँ तक सभी को करेक्ट? बिल्कुल डेफिनेटली हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, एक सेकंड टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हो गया है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो देखो मैं कुछ आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करता हूँ ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। O2 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कल, O2 एंड ओजोन, इन दोनों के बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। O2 के बारे में, ओजोन के बारे में, ठीक है। O2 कैसा है मुझे बताओ, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पहले इसका आंसर दो मुझे। O2 इज ए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? जल्दी से आंसर करो। पैरामैग्नेटिक। व्हाई नॉट डायमैग्नेटिक? संदीप अभी यश निरांत ने बोला था यहाँ पे, जैसे अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन तो ऐसे बन जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो मुझे लग रहा है डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? यश निरांत बताओ, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? साहिल ने बोला है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। हाँ क्या बेटा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए। बट मैंने तो बनाया स्ट्रक्चर, तो वहां पे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिख रहे हैं। MOT के हिसाब से। ओके, बिल्कुल सही, यही तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा भी है MOT, यहाँ पे बैलेंसमेंट थ्योरी क्रॉस है। बैलेंसमेंट थ्योरी ओल्ड थ्योरी है, MOT थ्योरी न्यू थ्योरी है। तो MOT रिस्ट्रक्ट में इसका आंसर निकालते हैं। अगर BBT कहती है तो BBT कहती है, BBT ये कहती है भाई। अब मुझे ये बताओ MOT की जरूरत ही क्यों पड़ी? MOT की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट को BBT ने डिफाइन नहीं कर पाया था, बैलेंसमेंट थ्योरी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए थे, इसलिए MOT लॉन्च हुई। ठीक है, अब MOT और BBT में डिफरेंस भी है। MOT ज्यादा प्रायोर है आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में ये काम कर रही है, ठीक है, कंपाउंड्स के साथ, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो जैसा अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये देखो, सभी को दिखेगा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी ऑक्सीजन। अब सुनो, हमारे पास 2 ऑक्सीजन होंगे, O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन होंगे ना। दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, कहानी शुरू से स्टार्ट करते हैं, दोनों ऑक्सीजन कैसे हैं? प्योर हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट हैं? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ पे?
दोनों ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। तो मैंने बना लेता हूँ, कितने हैं वो देख लो। यहां से मैंने s को गायब कर दिया है, आपका जो NH2 है उसको मैंने गायब कर रिप्रेजेंट नहीं किया, वो तो नीचे आ जाएगा, उसको छोड़ दो, हम बैलेंस सेल की तरफ चलते हैं। इधर भी मैंने 2s को फिनिश कर दिया है, उसको मैंने नहीं रखा है, NH2 को नहीं रखा है, ठीक। मैंने 2p से स्टार्ट किया है, जो आपके ये वाले देखो p वाले। तो देखो एक ऑप्शन यहाँ पे है, इस ऑप्शन के एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ये हो गए, और इधर ऑप्शन के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ये हो गए। बात समझ में आ रही है? एक तो आपको यहाँ पे 2px में दो 2p बाई एंड 2pz, सभी को समझ में आ रहा है। 2p यहाँ पे z, 2p बाई यहाँ पे 2px, क्लियर है? अब जब इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग करते समय हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे तो यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप अकॉर्डिंग टू एमओटी। एक होता है कौन सा आपका स्टार वाला, एक बिना स्टार वाला। बिना स्टार वाले क्या बोलते हैं, बिना स्टार वाले क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और इनकी बात करते हैं, इनको बोलते हैं एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, बीएमओ से ज्यादा होती है। तो दिस इज बेसिकली द ऑर्डर, दिस इज बेसिकली द ग्राफ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ बनाया गया है जहां पे प्योर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, इन बिटवीन है दोनों की, नीचे बीएमओ है ऊपर एबीएमओ है, परफेक्ट बिल्कुल। ये एनर्जी का सीक्वेंस है नीचे से ऊपर की तरफ, ये आप समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई तो पहले इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहां जाएंगे, बॉन्डिंग के अंदर। कहां जाएंगे, बॉन्डिंग के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे देखो, तो आपके 1 2 3 4, 4 इधर है 4 इधर है, तो नीचे पहले पेयर कर दो। तो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले यहां से सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम पेयरिंग उसकी पहले, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, फिर 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, कितने हो गए, 2 2 4 2 6, 6 हुए हैं, 2 बचे हैं, 2 बचे तो 2 आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये रखना कि एमओटी के अंदर हंट्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल सब कुछ फॉलो होता है। वो प्रिंसिपल सब कुछ फॉलो एज इट इज होता है, समझ में आ गया? कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, सब कुछ फॉलो किया जाएगा। तो परफेक्टली बच्चों यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं अनपेयर्ड, वो भी एंटी बॉन्डिंग के अंदर, समझ में आ गया? एंटी बॉन्डिंग के अंदर दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। दिस इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा? क्लियर यहाँ पे? ओके ओके ओके। ये इसका एक्सपेरिमेंट है, जब मैं मैग्नेट के बीच में लिक्विड ऑक्सीजन को पास कराता हूं तो वो अपने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, ठीक है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड, ठीक है, टाइम फिनिश होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले किया मैंने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से सभी लोग आंसर करो, रेज योर हैंड्स फटाफट। कितने बच्चों को आंसर पता है, जल्दी से रेज योर हैंड्स प्लीज। कितने बच्चों को आंसर पता है, जल्दी से, सभी को पता होगा यार, सभी लोग हाथ उठाओ यार। अभी जिस आपने बताया। हाँ अभी तो बताया यार, अभी तो सभी को ही पता होगा। तो पहला क्या है, डायमैग्नेटिक विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डायमैग्नेटिक लिखा है, फिर लिखा है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर लिखा है डाय, नहीं सकते ना ऊपर वाले कैंसिल वाले होंगे, तो पैरामैग्नेटिक विद नो अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक विद टू अनपेयर्ड, तो ऑप्शन सी। ये इसका देखो एमओटी का, यहाँ पे आपका एमओटी की फिलिंग की गई है, ठीक है? यहाँ पे आपका सिग्मा बना है 2, सिग्मा स्टार बना है सिग्मा 2s। बस ध्यान रखना होता है यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है कि 14 इलेक्ट्रॉन के बाद कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदलता है, एनर्जी पैटर्न कैसे बदलता है, 14 तक कैसे बदलता है। बाकी इसमें रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं आपके यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर वगैरह को निकालने के लिए, वो बाद में डिस्कस आपको मैं करूंगा बाद में, और भी आपको डिस्कशन हो जाएगा, और भी करेंगे लोग डिस्कस। देखो नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, बताओ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सर 2 अनपेयर्ड है, मतलब 16 - 2 14। नीचे वाले पे काउंट कर लेना, ऐसे नहीं नीचे वाले छोड़ दो, एनएस वाले वो छोड़ना नहीं है, वो भी काउंट करना है। बीबीटी तो लगती नहीं है, छोड़ दो, बीबीटी में थोड़ी नहीं हम बात करेंगे, एमओटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। बताओ कितने हो जाएंगे, 13, यस। बाकी लोग बताओ कितने बच्चों को आंसर पता है, 14 बोला है ओम ने, यस डेफिनेटली। अभी डिस्कस नहीं किया था यार, अभी देखो ये डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये रहा देखो फिलिंग देख लो, ये फिलिंग भी बताई थी, और यहाँ पे आपको ये भी देखो, कंफ्यूजन भी देख लो। हाँ किसी को कुछ पूछना है, यस ओके। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आएगा एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो एनोमोलस बिहेवियर, ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर है ऑक्सीजन का बाकी एलिमेंट्स कंपैरिजन में। क्यों होता है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई एंथैल्पी वैल्यू, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन बैलेंस सेल, दीस 4 आर द रीजंस, ठीक है, डिफाइंड बाय एनसीईआरटी। और उसको समझ लो बेटा, यहाँ पे ओनली पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग में पहले बता चुका हूं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैटनेशन, लास्ट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आज मैं ये पे लेक्चर को फिनिश करता हूं, बाकी कल जब मिलेंगे तो फिर से हम लोग करेंगे कंटिन्यू।
यस